हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं CAPM मॉडल अप्रोच के बारे में, जो कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ही एक अप्रोच है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can get all the updates related to our MCQ test series which is based on the commerce questions and NET JRF syllabus. Okay, let's start. तो देखो, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। CAPM अप्रोच क्या है? ये जो अप्रोच है इसका पूरा नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और ये अप्रोच वाइडली यूज भी की जाती है एज अ फाइनेंस थ्योरी। इसका काम क्या होता है? इट एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सिक्योरिटी। ये जो थ्योरी है, ये मार्केट से आपको किस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए उसके बीच में रिलेशन आपको बताती है। ठीक है। और ऐसा करने के लिए ये थ्योरी 3 एलिमेंट को यूज करती है, ताकि वो डिस्क्राइब कर सके कि एक स्टॉक पे रिस्क को कितना जस्टिफाई किया जा सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि फॉर एग्जांपल हमने एक XYZ कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने XYZ कंपनी में 10 लाख रुपए के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, और बहुत ही रिस्की स्टॉक है, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। चिन्ह सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मेरा शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि CAPM अप्रोच के अकॉर्डिंग उसका जो रिटर्न था वो मोर देन यूजुअल था। वो सपोज 5% था, तो अब उसका रिस्क जस्टिफाई हो गया ना यहाँ पे, कि देखो जितना ज्यादा रिस्क आप लोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगी। लेकिन अगर उसका जो रिस्क होने के बावजूद भी उसकी जो रिटर्न है वो सिर्फ 1% ही मिलती है, तो फिर रिस्क जस्टिफाई नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए CAPM मदद करती है ये एक्सपेक्ट करने में कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। और ऐसा करने के लिए वो क्या करती है, इन्वेस्टर को डिटरमाइन करती है, थ्योरेटिकली अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न बताती है। कैसे? मार्केट से उसका रिस्क को कंपेयर करके, रिस्क फ्री एसेट से कंपेयर करके और बीटा से कंपेयर करके। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने 1 करोड़ की एक बिल्डिंग खरीदी है जो कि बहुत ही डेंजर जोन में है। ये तो हो सकता है कि मुझे लॉस भी हो जाए, और हो सकता है उसके प्राइस कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए, तो क्योंकि रिस्क है। लेकिन अगर रेट बढ़ेगा तो मुझे जो है 1 करोड़ के 1 करोड़ 20 लाख जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इन्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी यार, 1 मंथ में 20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तो रिस्क लेना तो बनता है। लेकिन अगर वो जो प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने इतना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो मुझे रिटर्न ही ना अर्न करके दे इतना जितना कि मेरी रिस्क जस्टिफाई होता है, तो फिर बेकार है। तो इसलिए हम CAPM का यूज करते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा और डीप मीनिंग देख लेते हैं कि CAPM क्वांटिफाइज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। CAPM रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप को कैलकुलेट करके आपको बताता है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इट टेल्स इन्वेस्टर हाउ मच रिटर्न दे शुड एक्सपेक्ट टू अर्न बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट। इन्वेस्टर को बताता है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न, कितना पैसे की कमाई उम्मीद करनी चाहिए। किस किस बेसिस पे? रिस्क फ्री रेट, गवर्नमेंट बोर्ड से कितना आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, मार्केट में कितना सेंसिटिविटी है, बेटा क्या रेट चल रहा है, एंड मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। तो इन तीनों को कंपेयर करके जो अपना एवरेज निकलता है उसके अकॉर्डिंग CAPM आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से क्या आपको उम्मीद लगानी चाहिए कि कितना पैसा आपको कमा करके देगी। फिर आता है कि CAPM मॉडल जो है वो एक फाइनेंशियल मॉडल है जो कैलकुलेट करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न को और एक एसेट पे आपकी इनकम को। ठीक है, फिर जो CAPM है वो ऐसा कब करता है? CAPM डज दिस बाय यूजिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बोथ मार्केट एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ एसेट। कि CAPM ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी आपको ट्रेंड में दे दिया, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करता। वो मार्केट की रिस्क फ्री रेट की रिटर्न और मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों को कंपेयर करेगा, तभी जाके बेटा सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देगा, पर्टिकुलर परसेंटेज देगा विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ इट्स रिटर्न एंड रिस्क फैक्टर। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की बात करी थी, जैसे कि रिस्क फ्री रेट, बीटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब ये जो थे वो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रिस्क फ्री रेट क्या होता है? रिस्क फ्री रेट होता है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपको एक फिक्स इनकम मिलती है और उसमें कोई रिस्क नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड में फिक्स होता है कि अगर आप सपोज एग्जाम्पल 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 5,000 का जो है 1 साल बाद इनकम होगी, तो वो फिक्स है, वो कहीं ऊपर नीचे नहीं होना। ठीक है, वो रिस्क फ्री रेट होता है। फिर आता है बीटा। बीटा होता है हाउ मच द एसेट रिटर्न मूव इन रिलेशन टू द मार्केट। मार्केट में बदलाव के अकॉर्डिंग आपकी जो एसेट की रिटर्न है वो कितना अफेक्ट होती है। इट्स लाइक प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, कि कितना मनी के अंदर बदलाव होगा तो कितना हमारा डिमांड एंड सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से मार्केट में कितना चेंजेस होगा उसका असर आपके एसेट पे कितना पड़ेगा। अगर बीटा का रिस्क मार्केट के रिस्क से बराबर है
तो इट्स ओके। लेकिन अगर बीटा जो है ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो मार्केट जो है वोलेटाइल है, आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है, तो मार्केट के वोलेटाइल होने के चांसेस कम है, तो आपकी जो रिटर्न है उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। फिर आता है हमारा अगला कंपोनेंट कि मार्केट रिटर्न, आरएम जिसे हम बोलते हैं, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द ओवरऑल मार्केट, पूरी मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो कैलकुलेट होता है हमारे इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स। अगर सपोज निफ्टी वो बोलते हैं ना कि आज निफ्टी 2000 क्रैश हो गया, 10,000 पॉइंट क्रैश हो गया। जब पूरा मार्केट 10,000 पॉइंट्स क्रैश हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो आपको कितना ही रिटर्न दे देगा, सोचो। ठीक है, तो यही हमारा मार्केट रिटर्न होता है। फिर होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, आर एम माइनस आर एफ, कि एक्स्ट्रा रिटर्न एक इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट करता है रिस्क फ्री रेट पे, उसे हम मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। सो द फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू आर एफ, रिस्क फ्री रेट, प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम, which is denoted by RM minus RF as we discussed just now. So let's move to the next thing, and अब हम आपको एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर से समझा देते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो देखो, मैंने एक्स एक्सिस पे आर एफ बीटा का इस्तेमाल किया है, एंड वाई एक्सिस पे मैंने लिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जैसे जैसे हमारा बीटा बढ़ता है, मैंने बोला था ना कि बीटा बढ़ेगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगी और आपकी जो रिटर्न्स है वो इफेक्ट करेगी। तो जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आपका जो ग्राफ बनेगा वो लेफ्ट टू राइट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जिस पॉइंट पे आपका जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है वो मैच कर जाता है, वो पॉइंट आपका एक्सपेक्ट ऑप्टिमम पॉइंट होता है। उस लाइन से, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, बीच में एक रेक्टेंगल शेप जो फॉर्म कर रही है, तो इसके जो अंदर अंदर है वो हमारी सिक्योरिटीज है, अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज, जो अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे सकते हैं, लेकिन लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जिनका फ्यूचर में स्कोप है, बट पीपल आर लाइक इग्नोरिंग दैम। बट जो उस रेक्टेंगल के बाहर की सिक्योरिटीज हैं वो है ओवर वैल्यूड, वो इतना परफॉर्म नहीं कर रही जितना लोगों ने उनके ऊपर फोकस बनाया हुआ है, ओके। सो अब हम आगे चलते हैं कि इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस होती है। अजम्पशंस क्या होती हैं कि इन्वेस्टर आर रेशनल एंड रिस्क एवर्स, इन्वेस्टर जो है रेशनल है, वो रेशनली सोचता है। मार्केट आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, उसका कहना है कि मार्केट जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, अगर एक चीज़ में हमें नुकसान दिखता है तो हम हाथ की हाथ जस्ट देन हम दूसरी चीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम एक्सपेक्टेंस, सभी इन्वेस्टर की सेम एक्सपेक्टेंस होती है, सबको ही सेम रिटर्न चाहिए होता है और कोई इनका मकसद ही नहीं होता है। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता यार, हर कोई एक इंसान अलग-अलग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जो है इन्वेस्ट करता है। चलो ठीक है, असम्पशन है तो मान लेते हैं। देयर आर नो टैक्सेस और ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, कोई भी टैक्स नहीं है मार्केट में, कोई ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट नहीं है, जो कि सबसे वाहियात असम्पशन लगती है मुझे, बिकॉज़ टैक्सेस आर देयर, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, एंड ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट आर आल्सो देयर। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लैंड एट रिस्क फ्री रेट, कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्क फ्री रेट पे बोरो भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। ठीक है, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इश्यू भी कर सकते हैं और हम सेल भी कर सकते हैं। फिर आता है रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो रिटर्न्स है ना, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई अप डाउन नहीं है, नॉर्मली सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। फिर आते हैं कि इस थ्योरी का इस्तेमाल कब कब किया जाता है, क्या यूजेज है इसके। एवेल्युएटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जब हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जानना होता है तो हम इस थ्योरी को यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यही तो इसका काम है। फिर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, जब हमें अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है या फिर उसमें डाइवर्सिफिकेशन करनी होती है। हो सकता है ना कि भाई आपने फार्मा के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन आपको लगता है कि फार्मा के सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा अगर फार्मा में कुछ भी दिक्कत हुई, लाइक इन कोविड में हुआ था, तो कोविड में तो चलो अब गया था, लेकिन कुछ और टाइम देख लो तो दिक्कत हो सकती है। तो आप सभी सभी के लो, आप जो है बैटरी वाले लाइन के भी लो, आप फार्मास्यूटिकल्स के भी लो, आप एफएमसीजी के भी लो, आप मोटर्स के भी लो, आप ग्रीन एनर्जी के भी लो। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। इससे अगर एक बुरा परफॉर्म कर रहा है तो बाकी सब तो है ना, मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। फिर आता है स्टॉक वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग, आपको अगर आपके स्टॉक का वैल्यूएशन करना है या फिर उसकी कीमत के बारे में जानना है तो भी आप सीएपीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट कहता है कि एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन डब्ल्यूएसीसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अगर आपको इक्विटी की कॉस्ट जाननी है तो आप सीएपीएम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स यूज्ड फॉर दैट पर्पस। फिर आता है लिमिटेशन, अब अच्छाई है तो बुराई तो जरूर होंगी। सबसे पहला हमारा लिमिटेशन है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन, मैंने पहले ही बताया था अजम्पशन में कि रिस्क फ्री रेट पे बोरो करना, टैक्स का ना होना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का ना होना, ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, बिकॉज रियल लाइफ में ये सब एग्जिस्ट करता है। फिर रिलाइज हैवी ऑन एक्यूरेट बीटा मेजरमेंट, ये हैवीली रिलाई करता है कि हमारा जो बीटा का मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जबकि एक्यूरेसी नहीं होती कोई भी चीज़।
जब हम एक वोलेटाइल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती। ओके, मार्केट रिटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल, येस ऑफ कोर्स मार्केट के रिटर्न बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि आज अगर फॉर एग्जांपल आज जब किसी एक्सवाइजेड कंपनी का स्टॉक उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हो सकता है वो ओवर वैल्यूएशन की वजह से या फिर ओवर ट्रेडिंग की वजह से कल जो है अंडर वैल्यूड हो जाए, लोग कल वो अंडर परफॉर्म करें। तो इट्स नॉट फिक्स्ड, ठीक है, थिंग्स आर अनप्रेडिक्टेबल, हाईली अनप्रेडिक्टेबल। फिर वो कहता है कि अज्यूम ओनली सिस्टमैटिक रिस्क मैटर्स। ये लिमिटेशन है इसकी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को ध्यान में रखते हैं, बाकी रिस्क को वो ध्यान में रखते ही नहीं, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ अ ह्यूज लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। So thank you so much guys, please don't forget to subscribe the channel. Also if you have problem in any commerce subject or any humanities subject, you can mention in the comment section. We will resolve your problem, your issues free of cost. Also if you want coaching in any subject of humanities and commerce, also mention in the comment section for the further information. Thank you.